मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे अमीर हो गए, इसको ऐसे कहा जा सकता है, और गरीब हो गए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। यानी के हुजूर बेजमीर हो गए, खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए। नेताजी के लिए बात हो रही है ये। नेताजी आपके साथ जो कर रहे हैं, आपको और बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शेयर कर देना चाहिए और लोगों तक जुड़ना चाहिए, ताकि आपको ये बातें बताए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं आ गए, मार कर मरीजों को दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय भाई बोल रहे हैं कि आवेदन का जवाब आया है बैंक से, आगामी कार्रवाई के लिए भी बताएं। देखिए भाई, आवेदन का जवाब क्या आया होगा हम आपको बताते हैं। आवेदन का जवाब ये आया होगा कि आपने जो कहा है वो बातें हम जो है मानने से इनकार करते हैं, और हमने तो जो ना आपको पैसा दिया था, हमारा पैसा दे दो, बस वो इतनी ही बात कहेंगे। कोई बात नहीं, हम इस पे आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई के बाद आपने जिसने आवेदन लगाया था, आप वहाँ कांटेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपको अगला जो कागज़ है वो पकड़ा दिया जाएगा। आप बैंक को भेजिए, आरटीआई दीजिए, फिर आरटीआई का जवाब नहीं आएगा तो हम उसके लिए अपील डालेंगे, उसका भी जवाब हमें चाहिए, क्योंकि हमको कोर्ट में जाने के लिए दस्तावेज तो चाहिएगा ना। और फिर आप इसके साथ में बोले तो ये एफआईआर फिर हम उनके खिलाफ करवाएंगे, और बैंक फिर आपका आवेदन जो है वो मानेगा नहीं। ओहो सॉरी, हमने दूसरा कैमरा कर दिया, मुझे कमेंट बॉक्स देखना था, और मुझे कमेंट में एक फोटो कमेंट ऐड करना था, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जब वीडियो कटेगी तो मैं आपको वो फोटो कमेंट इसमें मैं कर पाऊंगा। बुक का क्या होगा भाई साहब? बुक, बस अब बुक के ऊपर ही कार्रवाई शुरू करनी है। अभी बाकी साथियों को काम पर लगाकर सभी लोग अपने और लोगों को जोड़ें, ताकि किताब, और मुझे पेरेंटिंग पर भी अपनी किताब को लॉन्च करना है बड़ी जल्दी। उसके लिए मुझे प्री बुकिंग चाहिए। प्री बुकिंग इसलिए चाहिए कि कौन कितनी किताबें लेने वाला है, वो उस हिसाब से मतलब हम लोग किताबें छपवाएंगे, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितने लोग हमसे जुड़ गए हैं। नांगल चौधरी में लोग तोड़ने जा रहे हैं मनोज भाई। भाई लोग तोड़ने आप मत जाइए, वो बंदे को ही तोड़ने दीजिएगा जिसका आवेदन लगा हुआ है, जिसका केस है, उसी को तोड़ने दीजिए और उसी को जाने दीजिएगा। हम लोग साथ में खड़े होंगे, हम लोग सपोर्ट में खड़े होंगे। तो ये जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका मकसद है कि आपको टोल पर एक बड़ा हथियार आपको दे दिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपके फास्टैग में पैसे नहीं हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मनी यूज करने के लिए।
अभी तो मैंने एक शब्द सुना, एक कंपनी के लिए बात हो रही थी, मैंने अपनी डायरी में उसको नोट कर लिया था। वो शब्द था, आपको बताएं, डिजिटल लेंडर, ऐसा कुछ शब्द था जिसमें वो बंदे को डिजिट ही लेंडिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन में केवल डिजिटल, हाँ, ये डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस, आरबीआई की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे थे। एक तो शेयर कर दीजिए मैक्सिमम। दूसरा, मैं जैसे ही ये लाइव कटेगा, हम इसके ऊपर मैं इस पे एक फोटो डालूंगा, उस फोटो के, वो फोटो एक्चुअली क्या है, वो पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको जनता सरकार मोर्चा का जो ग्रुप बना हुआ है जिले का, वहां से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा करके अपनी गाड़ी में रख लीजिए, 4-5-10 पेजेस आप रख लीजिए, और कोई भी गाड़ी वाला मिलता है उसको भी पकड़ा दीजिए वो प्रिंट आउट ना, हर किसी को दे दीजिए, वो जो भी आदमी आपको मिलता है उसका एक लाभ होगा। एक तो मालूम पड़ेगा कि जनता सरकार मोर्चा इस पे लड़ रहा है, और दूसरा उनके हाथ में एक कानूनी दस्तावेज आ जाएगा जिसके जरिए वो इस डिजिटलाइजेशन से भी लड़ सकते हैं और इस फ्रॉड का भी पर्दाफाश कर सकते हैं जो बैंकों ने हमारे साथ किया है, हमारे रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करने के नाम पर, जो कि वो कर नहीं सकते हैं और जो वो कर रहे हैं, और सरकारें इसमें पूरा साथ दे रही हैं। सरकारों के इशारों, सरकारें जो है वो आरबीआई के इशारे पर काम कर रही है, और आरबीआई जो है वो सेंट्रल बोर्ड के इशारे पर काम कर रही है, और सेंट्रल बोर्ड में तो रतन टाटा बैठा हुआ है, रतन टाटा को तो एयर इंडिया भी बेच दे दी है वापस। अब ये किसके इशारे पर दिया है, ये समझने वाली बात होगी, ये आपको मालूम नहीं होगा। तो मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये दस्तावेज नहीं मिलेगा, जो हमारे ग्रुप्स में नहीं है, उनके लिए मैं आपको इसका एक फॉर्मेट जो है वो पढ़कर बता देता हूं। जो शिकायत पत्र है, जो हमने अपनी एफआईआर करवानी है टोल मैनेजर के खिलाफ, क्योंकि हम टोल मैनेजर के खिलाफ करवाएंगे। अगर आपको नाम भी पता है तो उस टोल मैनेजर का नाम आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप हाथ से भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन यह फॉर्मेट हमने बनाया है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इस फॉर्मेट में हमको आवेदन देना है। आवेदन इन द सेंस कि अपनी एफआईआर देनी है। आप टोल पर गए, टोल वालों ने आपको रोका, उन्होंने बोला डबल फीस लगेगी। सबसे पहले गाड़ी वहीं बंद कर दीजिए और 112 पर कॉल कीजिए। 112 पर कॉल करके सबसे पहले उनको बोलिए कि यहां पर टोल वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और देशद्रोही का काम कर रहे हैं। जब वो आएंगे कि आप यहां पर आइए, आप आकर हमारी शिकायत लीजिए, वहां पर जो 112 वाली पीसीआर है वो आएगी। वहां पर जब तक वो पीसीआर आती है तब तक इस एप्लीकेशन के अंदर वो फॉर्म में भर दीजिए डिटेल। वो डिटेल कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा इसका मोटिव क्या है। देखिए, सेवा में श्रीमान एसएचओ महोदय डैश डैश डैश, वो थाने का नंबर, जहां कभी वो जो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है उस टोल के आसपास, उसका नाम, जिला फलाना ढिमकाना, वो मतलब डैश में भर देना है आपको। और विषय है टोल टैक्स पर रुपए का अवमूल्यन करने और अनावश्यक अधिक राशि वसूलने के संदर्भ में एफआईआर करवाने के बारे में। महोदय जी, मैं डैश, मतलब मैं अपने बारे में बोल देता हूं, मैं देवेंद्र बल्हारा, मेरा वाहन क्रमांक ये है, स्थान मैं चंडीगढ़ से करनाल या पानीपत जा रहा था, चंडीगढ़ से पानीपत जा रहा था, जहां रास्ते में मुझे डैश टोल पर, जैसे हम बस्ताड़ा टोल पर बोल देते हैं, बस्ताड़ा टोल पर करीब 11 बजे, मतलब जो भी टाइम है, इसमें डैश का हमें, इन जो चीजें आपकी अलग अलग हो सकती है उसके लिए हमने जगह छोड़ दिया। इतने बजे जब मैं पहुंचा तो टोल कर्मी ने मुझे अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए, ऊपर से आदेश है कि अगर नगद भुगतान कर रहे हैं तो दुगना टोल वसूला जाए, ये एनएचआई का नियम है और हमारे पास आदेश पत्र भी है। यदि आप डिजिटल यानी फास्टैग से भुगतान करते हैं तो आपको इतने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, और यदि आप नगद भुगतान करते हैं तो दुगना यानी कि इतना भुगतान करना पड़ेगा। वो डैश हमने जगह छोड़ी हुई है, जिस टोल की अलग अलग राशि है तो उसके हिसाब से। महोदय जी,
इस तरह से मुद्रा का अवमूल्यन किया जा रहा है, जबकि सिक्के के कूटकरण में भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी 1860 की धारा 230 से 254 में दंड निर्धारित है और करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 489 का ख गा घा अंगा के अनुसार संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल मतलब क्राइम है, ये ऑफेंस है, ये जिसके लिए आजीवन कारावास तक का दंड निर्धारित है। उक्त कूट रचित रुपए से देश में लेन देन करते कराती व्यवसायिक बैंक और फाइनेंस कंपनियां या संस्था या बैंकों के अधीनस्थ लेन देन में सहायक अधिकारी कर्मचारी जिसके द्वारा आपस में मेल जोल करके रुपए का अवमूल्यन कूटकरण किया गया है, जो कि भारतीय विधि अनुसार आपराधिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त संबंध में मेरी शिकायत दर्ज करने की कृपा करें और उक्त संबंध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये आप इसमें इसके अंदर दे सकते हैं लिख करके। जो भी आवेदन के अंदर गड़बड़ होती है, जो भी इसके अंदर और आप ऐड करना चाहें, आप अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हैं और उस टोल के मैनेजर के खिलाफ उसी टाइम पे आप आवेदन दीजिए। अब यहां होगा क्या, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। यहां जैसे ही वो आएगा तो उस टाइम पर टोल कर्मी या तो तब तक कह चुके होंगे कि आप हमें उतना ही पे कर दीजिए जितना बनता है। जब ये इतने टाइम बर्बाद करने के बाद ऐसी कोई बात आती है तो उसी टाइम उनको बोलिए कि आपने जो हमारा समय खराब किया है, अब हम कोई पे नहीं करेंगे और ये एफआईआर तो हम करवा के छोड़ेंगे। उसके बाद उनको बताइए कि हम जनता सरकार मोर्चा के सदस्य हैं और जनता सरकार मोर्चा के सदस्य का यहां पर टोल नहीं लगना चाहिए। उनको मैसेज तो दीजिए, एफआईआर तो आप दीजिए। इसमें होगा क्या, आप शिकायत दीजिए और शिकायत देकर के आगे बढ़ जाइए। इसके दो चीजें होंगी, या तो एफआईआर नहीं होगी जो कि चांसेस ज्यादा हैं, या हो जाएगी तो अपनी बल्ले बल्ले, नहीं होगी तो उनके पास संदेश पहुंच गया। आप इसमें अपना फोन नंबर दीजिए, नाम दीजिए, जो भी देना है दीजिए। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि अलग अलग टोल्स पर जब भी ऐसा कुछ हो रहा होगा तो आप लोग उसकी वीडियो तो बनाएंगे ही, देश के लोगों को तो बताएंगे ही कि हमने जब इस पे आवेदन दिया तो उनका क्या हाल हुआ और उन्होंने क्या किया। यदि वो नहीं आपकी शिकायत को दर्ज करते हैं और अलग अलग टोल पर 10-20 ऐसी कार्रवाई हो जाती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग एक योजना के तहत फिर हम लोग चलेंगे किसी ना किसी टोल पर जहां सबसे ज्यादा बदमाशी होती है। जैसे 5 लेन इधर हैं, 5 लेन इधर हैं, उसके बाद हम लोग उन सारी की सारी लेन्स पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे कि देश का कोई भी व्यक्ति जैसे चाहे वैसे उसे पे करना की छूट होनी चाहिए। सोच लीजिए, किसी भी अच्छे चलते हाईवे के ऊपर यदि हम अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और जनता सरकार मोर्चा की कॉल आती है, तो जब तक हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग वहां से नहीं हिलेंगे, चाहे फिर आगे पीछे जितना मर्जी जाम लग जाए। ज्यादा से ज्यादा हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे तो हमारे पास 10-20 साथी तो ऐसे होंगे ही जनता सरकार मोर्चा में जो लोग ये मुकदमे अपने ऊपर लगवाने को तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन साथी मुकदमे के लिए तैयार होंगे, कौन कौन साथी अपनी वो गाड़ियां हैं जिनके ऊपर उनका फास्टैग नहीं लगा हुआ है, कौन कौन से साथी इस लड़ाई के अंदर आगे बढ़ेंगे, वो देखिए। क्योंकि एक गाड़ी अगर वहां है, जब तक के वो नहीं आते हैं तब तक हमें अपना विरोध तो दर्ज करवाना पड़ेगा। देखो साथियों, हमने बहुत दिनों से जब टोल वालों के ऊपर टोल के ऊपर जब हमने मतलब खूब अटैक करने शुरू किए, जब हमने उनका विरोध करना शुरू किया, तो टोल वालों ने बड़े साफ शब्दों में हमको बोल दिया कि आप जाना चाहते हो आप जाइए। जैसे किसानों के लिए छूट का कोई प्रावधान कानून में नहीं है, कोई एनएचएआई में नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन कोई भी किसान संगठन का कोई साथी कोई टोल नहीं देता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशासन इतना डरा हुआ है, इतना डरपोक है, इतना मतलब लूप होल में है, उसे मालूम है कि अपनी ही सड़क पर चलने के पैसे नहीं ले सकते और जो विरोध करेगा उसको बोल देंगे कि तुम चुप हो जाओ, तुम टोल मत देना।
तो अब आप भी अगर विरोध नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उल जलूल कोई भी कानून, कोई भी नियम ला करके वो लाद देंगे। वो लादते भी रहे हैं आपके ऊपर। अभी कह देंगे थोड़े दिनों में आपकी गाड़ियां पेट्रोल वाली भी नहीं जाएंगी दिल्ली के अंदर, फिर क्या करोगे आप? फिर थोड़े दिनों के बाद सीएनजी वाली भी बैन कर देंगे, फिर थोड़े दिनों में पेट्रोल डीजल ही बैन कर देंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद आपको कहेंगे कि आपको यही गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। अभी तो एक और काम करा इन्होंने, एक ऐसा प्रोविजन लेकर के आ रहे हैं कि जिन्होंने लोन लिया है उनकी गाड़ियों के अंदर ऐसे एप्लीकेशंस वो लेकर के आ रहे हैं, गाड़ी में किल स्विच लेकर आ रहे हैं, तो इंजन किल स्विच लेकर आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी वहां से हिलेगी नहीं, कंपनी से ही बंद करा देंगे वो लोग। उधर से ही ऑफ हो गया, सड़क पे चलते चलते आप हिल ही नहीं पाओगे। इस तरह का टेक्नोलॉजी वो लेकर के आ रहे हैं कि अगर आपके आधार के साथ आपकी गाड़ी और उसका आरसी नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके बाद आप सड़क पर नहीं आ सकते। और जिनकी आधार से जुड़ी है उसमें किल स्विच लगवाना जरूरी है, जीपीएस लोकेशन लगवाना जरूरी है, और उसके बाद सरकार चाहेगी तो आप सड़क पर उतर पाएंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी घर में ही बंद खड़ी रहेगी, क्योंकि आप सरकार के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे। अभी मेरे पास यूरोप से एक साथी का मैसेज आता है, मेरे फोन में मैसेज आ रहा है, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो बता रहे हैं कि हमारे यहां यूरोप के अंदर क्या क्या हो रहा है। अभी आप सोचिए, सब जगह यही हाल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे फिर? आप अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? अभी मैं आपको अगर उनकी बात सुनाऊं तो बिना नाम लिए मैं बात सुनाता हूं, आप देखिएगा वो क्या कहते हैं। और सारे की सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर जो लोग विरोध करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं लगवाना चाहते, वो क्या करेंगे फिर? सर नमस्कार, सो गए हो गए आप? हैं? आप मुझे जानते ही हो। देखिए, मैंने आपको कनाडा से मैसेज किया था, तो वहां पर भी ये वर्ल्ड ऑर्डर का ड्रामा बहुत हाई फाई चल रहा है। तो मेरा बेटा और मैं और मेरी फैमिली हम फ्रांस आ गए वापिस। तो वैसे तो अपना घर बार है, अपने पास सारा कुछ है, वहां का पासपोर्ट वगैरह कनाडा का और यहाँ यूरोप का भी। तो इसके स्कूल में मैंने इस बार यहाँ पे एडमिशन करवा दिया कि भी इसको फ्रांस ज्यादा पसंद है कनाडा के मुकाबले मेरे बेटे को। तो वहां पर आपको पता ही है, क्रांतिकारी भावना नहीं है, हमारे लोग डरे हुए बहुत हैं और किसी का साथ नहीं देना चाहते। यहाँ पर कम से कम यूरोपियन लोगों ने प्रोटेस्ट तो किया था बिल गेट के गंदे कच्चे के लिए, और लड़ाई भी लड़ी थी वैक्सीन के पीछे, डॉट डॉट जो बता रहे हो आप। अब फिर वही ड्रामा मेरे बेटे के स्कूल में शुरू हो गया कि इस बार जो सोमवार था आज, तो उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई थी टीका लगना है, तो हमने नो लिख के भेज दिया था, और सोमवार को हमने अपने बेटे को भेजा ही नहीं। आज मंगलवार को मेरा बेटा स्कूल गया, वो आके फिर बता रहा है कि कल फिर दोबारा वैक्सीन लगनी है। ये क्या ड्रामा है, समझ नहीं आ रहा सर, जरा डिटेल में बताओ। हमारे लोग तो कोई बात सुनते नहीं। 2-3 वैक्सीन लगनी है, वो इसके लिए उसके लिए। एक्चुअली आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो कि क्या चक्कर है सर ये। वैसे तो मैं बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना मारना पड़ जाए, मगर मुझे प्लीज जरा सा बताना है इसको डिटेल में। बहुत सारी बातें हैं जो मतलब लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो दूसरे देशों से लोग मैसेजेज आ रहे हैं। आप सोचिए कि हर जगह पर लोगों में विरोध तो बन रहा है, और आप भी लोगों में जाएंगे, आज जाने लगोगे तो उनका कंसेंट बनना शुरू होगा। तो इसलिए आप लोगों को विरोध तो करना पड़ेगा ना, जो चीजें आपको गलत लगती हैं। और जो साथी कह रहे हैं, अभी मंजित भाई ने लिखा कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो भाई 14, 15, 16 को भिवानी में एक ट्रेनिंग है। जो साथी है मैसेजेस लिख सकते हैं, भिवानी वाली ट्रेनिंग का मैसेज लिख दीजिए, और उस मैसेज में मतलब आपको एड्रेस वगैरह सब दिया होगा, तो मैं वहीं पर होऊंगा ट्रेनिंग में ही, तो हम लोग वहां पर मिल सकते हैं। तो जो भी साथी आना चाहें, मिलना चाहें, मिलने के लिए सबसे उपयुक्त जगह जो है वो ट्रेनिंग ही है। वहां पर मैं एक तो पूरा फुल टाइम अवेलेबल रहता हूं, सभी साथी वहां होते हैं, तो अपने सवाल जवाब वहां हो जाते हैं, जितने कॉमन है वहां सबके लिए हो जाएगा। जो व्यक्तिगत है उसके लिए भी वहीं पर भी बातचीत की जा सकती है, जो भी बात है। तो आप सब लोग इसमें आ जाइए। 14, 15, 16 वाला मैसेज किसी साथी के पास पड़ा है तो आप अपने फेसबुक से, उस पर यूट्यूब से उधर डाल दीजिए, तो आपको वो पता चल जाएगा कि हम कहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप फिर उसमें आ सकते हैं। बड़ी बात यह है साथियों कि आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये मनमर्जी के कानून थोपते रहेंगे। धीरे 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 शिकंजा कसता जा रहा है।
ये शिकंजा इस तरह कस जाएगा कि आपकी गांव की सामूहिक जमीन तो ये लोग अपने नाम कर ही चुकी है सरकार, अब आपकी व्यक्तिगत जमीन भी लोन पर पड़ी है मैक्सिमम लोगों की। हम गांव के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस शर्म से बाहर आइए कि आप अगर किसी को बता दोगे कि आपने लोन लिया हुआ है, हमको मालूम है, हमारे पास डेटा है कि कौन कितने लोन मर है। हम जाकर आपसे वैसे नहीं टकराना चाहते, हम चाहते हैं कि आप खुद से आए आगे आकर के और बोलें कि हम इस प्रक्रिया से लड़ना चाहते हैं और पूरे गांव को कर्जे से मुक्त करना चाहते हैं। गांव का गांव उठकर खड़ा होगा अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, तो बात बनेगी। कर्जे से मुक्त करना जनता सरकार मोर्चा का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सारा गांव और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां कर्जे से मुक्त कैसे रहें, वो व्यवस्था तैयार करनी है। कर्जे से मुक्त रखना हमारा उद्देश्य है। तो साथी जो है वो मैसेज जो है वो कमेंट में आ गया है, जो जिस जगह पर हमारी ट्रेनिंग होनी है उसके बारे में, तो आप वहां से ले लीजिए एड्रेस और फिर आप वहां पहुंचिए। 14, 15 और 16 तारीख को भिवानी जिले में निमड़ी वाली एक जगह है, वहां पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप सारे साथी वहां पर आइएगा। उसके बाद 17 तारीख को संडे होगा, हम यमुनानगर में भी होंगे और हिसार में भी होंगे। तो यमुनानगर और हिसार में हम लोग रहेंगे, आप सब लोग वहां जाया जा सकता है। अब इंडियन बैंक करतल से लाइव चलाया था और आवेदन भी, बैंक के पास कोई जवाब नहीं था, मतलब कुछ बोल रहा है। हाँ भाई, जवाब है ही नहीं बैंकों के पास। बैंक जवाब दें तो फंसेंगे, जिस तरफ का भी जवाब दें, ना करें हाँ करें। मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी पर एटीएम हटा दिया गया है। अरे अभी अभी देखिएगा, आगे आगे एटीएम खराब होंगे, एटीएम में पैसे नहीं मिलेंगे, एटीएम आपका काम ही नहीं करेगा, एटीएम से चोरियां होने लगेंगी, एटीएम गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो एटीएम गायब हो जाएंगे तो आप फिर मोबाइल से ही पे करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, और डिजिटल पेमेंट ही मजबूरी करना है, इनका पर्पस है। और धीरे धीरे उस रुपए को ये ई रुपए में कन्वर्ट करते जाएंगे, नोट उधर से गायब होते चले जाएंगे और ई रुपया आ जाएगा। और जब रुपए का नाम ई रुपया हो जाएगा, तब आप अपने रुपए के बदले अपना सोना नहीं मांग पाएंगे, अपने नोट के बदले अपना रुपया नहीं मांग पाएंगे। फिर वो मैं धारक को ये डिजिट देकर के उसका सब कुछ हथियाने का वचन देता हूं वाली श्रेणी में हो जाएगा। भाई मंजीत कह रहा है मेरे सवाल का जवाब दे दो। भैया, क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या बीजेपी को? क्योंकि मेरे से भी पूछा जाता है। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि आप चोरों को सपोर्ट करते हो या डाकुओं को सपोर्ट करते हो? तो भाई, मैं ना चोरों को सपोर्ट करता हूं और ना मैं डाकुओं को सपोर्ट करता हूं। और सपोर्ट करना जो है ना, वो जरूरी नहीं होता किसी को भी सपोर्ट करना। हम पार्टियों को और व्यक्तियों को सपोर्ट नहीं करते, हम मुद्दों को सपोर्ट करते हैं। जो बात कोई भी व्यक्ति कहेगा, हो सकता है वो हमारा विरोधी हो, लेकिन अगर उसकी बात सही है, अगर उसकी बात लोगों के लिए है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी अगर बात सही कर रहा हूं तो मेरी बात का सपोर्ट किया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बात सही है। व्यक्ति का सपोर्ट और व्यक्ति का विरोध बहुत खतरनाक होता है। व्यक्ति में बहुत सारी कमियां होती हैं और बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। व्यक्तियों के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। व्यक्तियों से नफरत करना, व्यक्तियों से मोहब्बत करना, ये प्रायोरिटी पे नहीं लाना चाहिए। हमको मुद्दे पर और विचार पर हमको किसी का साथ या किसी का विरोध करना चाहिए। एक वक्त था जब हमने कांग्रेस की इतनी पुरजोर खिलाफत की थी और केंद्र में बीजेपी की वकालत करी और दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सपोर्ट किया और बुरी तरह से सपोर्ट किया। केजरीवाल का बुरी तरह से सपोर्ट हमको कितना महंगा पड़ा आपने देखा कि जब पूरे देश में 500 रुपए मांगे जा रहे थे खुली हवा में सांस लेने के, वो दिल्ली में 2000 रुपए मांग रहा था। तो व्यक्ति का तो सपोर्ट इतना खतरनाक रहता है। इसी तरह से जो व्यक्ति आज मोतीलाल का सपोर्ट कर रहे हैं, और अरे यार, मंजीत बोल रहा है मेरा सवाल नहीं था, आपकी बातें बताता हूं तो लोग मुझसे बोलते हैं कि कांग्रेस की पार्टी का है। तो वो तो बोलेंगे ना भाई। पॉलिटिकल लोगों की, देखो ऐसा है मंजीत, पॉलिटिकल लोगों की ट्रेनिंग होती है
और खास तौर पे जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, जो नागपुर कार्यालय है, वहां पर तो बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब सरकार की आलोचना करने लगे, सबसे पहले उसको वामपंथियों की श्रेणी में डालो, उसके बाद उसको मतलब कांग्रेस की श्रेणी में डालो। वहां भी अगर वो नहीं होता है तो फिर वो आप देशद्रोही की श्रेणी में डाल दो, फिर बोल दो तुम तो मोतीलाल के विरोधी हो। इसलिए सुनील भाई बोल रहे हैं हमें पार्टी ज्वाइन करनी है। हमारी पार्टी नहीं है भाई, हमारा मोर्चा है। ये एक मंच है जो अपनी बात कहने का आपको मौका दे रहा है समाज के लिए। तो इसलिए क्या है कि उनको सिखाया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोले तो तुमको ऐसे बोलना है, और वो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ऊपर आरोप लगने के डर से फिर हम उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और फिर हम भाग उठते हैं। तो ये भाग उठने वाला काम नहीं करना। अपने को मालूम होना चाहिए कि जब हम ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला ऐसा बोलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन लिखो जो आप बताओगे किसी या किसी मतलब आरएसएस का कोई व्यक्ति है, अगर वो आपसे पूछता है और आप उसका क्या जवाब देंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि उधर से क्या जवाब आएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, बकायदा बताया जाता है। जैसे जनता सरकार मोर्चा में सारे षड्यंत्रों को समझाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको समाज में बताना कैसे है। तो सुनील सिमला भाई बोल रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करें। भाई ऊपर मैसेज आया होगा 14, 15, 16 को निमड़ी वाली में ट्रेनिंग है, आप वहां आइए, बाकी साथियों से भी मिलने का मौका मिलेगा और हमारे विचारधारा को भी समझने का मौका मिलेगा कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये उन साथियों को सबको पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं। तो आप उसमें मैसेज में देख लीजिए जिसमें दिया हो। और 2024 की क्या तैयारी है डॉक्टर जी? 2024 की तैयारी करने वाले हम कौन होते हैं भाई? हमारी तो अभी तो टोल पे लड़ने की तैयारी है, उसके बाद 24 की तैयारी तो तब होगी जब 24 के लिए लोग तैयार होंगे। हमारी तैयारी कोई नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, और हम तो अपने साथियों को बोलते भी हैं कि हमें चुनाव लड़ने नहीं देना है। हमने तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जैसा हमारा लोगो है। और ये लोगो देख रहे हैं ना आप, ये नेताजी हैं, ये हल में जोत रखे हैं, किसान के हाथ में ये सांटा बोलते हैं हम लोग हरियाणा में ना, जो हल को, जो उल्टा चलने वाले बैल को हाँकने के लिए होता है, और बैल की जगह हमने नेताजी को रखा हुआ है। तो जो आदमी किसान का बैल बनने को तैयार होगा और किसान के हाथ में उसकी लगाम पकड़ा दे, हम जब उसकी नाथ मतलब डालने का काम करेंगे, बेसिकली हम इसको ये कहते हैं भाई इसका नाथ गालनी है। मतलब नेता हमारे हिसाब से चले, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ऐसी व्यवस्था बनाना हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था बने ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठा हो वो जनता के हिसाब से काम करे, ना कि हमारे लिए। और जो ये कहते हैं कि अपार आईडी का विरोध करने के किसी और स्कूल में चले जाओ, तो मैं आपको बता दूं, उनको बोलो कि तुम लिख करके दे दो, उनको बोलो लिख करके दे दो, हम चले जाएंगे। आप स्कूल में से नाम काटो, वो आपसे एप्लीकेशन लेंगे नाम काटने की, आपने नहीं देनी, वो नाम ही नहीं काट सकते। उनको साफ साफ लिख के भेजो। कोई नहीं मानता है, कोई एप्लीकेशन नहीं लेता है, कोई रिसीविंग नहीं देता है, उनकी मेल पे भेज दीजिए। उनको साफ साफ बताइए, अगर आप लालच और डर में फंसे रहेंगे या आपके बच्चों को रगड़ डालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप बचाइए इनको। जो भाई ये तो आप अब बताने लगे ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात, मंजीत भाई, ये तो आप अब बताने लगे ना, हम तो कब से बता रहे हैं। अब तो लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें बहुत सारी समझ में भी आ गई हैं। सोचो अगर यही बातें हम 2012 में अगर किसी को बताते, 2017 में जब मैं बता रहा था, तब क्या होता होगा हमारे साथ में। 14 में जो इस टाइम पे 14 में जब मोतीलाल की सरकार आई, उस टाइम पे जब हम बोलते थे तो हमारे ऊपर देशद्रोही का आरोप लग के फेसबुक पे हमारी आईडीज को ट्रोल किया जाता था बुरी तरह से। इसलिए ये नहीं समझा करें कि भाई कोई हमको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। आप ये देखो सिर्फ कि भाई आपको करना है कि नहीं करना है, बस जो करना है वो करिए, बाकी जो कहता है कहने दीजिए उसको, कोई चक्कर नहीं है। और बाकी आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम करिएगा कि लोगों को बताइए
अभी ये टोल पे लड़ने का ये तरीका है जो मैंने अभी बताया है। ये वीडियो आप शुरू से देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि हमको क्या एप्लीकेशन देनी है। 14, 15, 16 की ट्रेनिंग अपनी है ये। जो दूसरे स्टेट के साथी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, अदर स्टेट का अगर साथी है, कोशिश करिए आप अभी ना आइए, क्योंकि बाहर से आएंगे, इतना समय लगाएंगे, आने जाने में ही इतना समय लग जाएगा। इससे अच्छा आप अपने स्टेट में अरेंज कर लीजिए थोड़े लोग इकट्ठे करके। अभी हमने ये सोचा है कि मिनिमम 250 आदमी तो हों ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग में, क्योंकि पहले हम छोटी ट्रेनिंग्स भी कर चुके हैं। भाई सुनील भाई, टोल वालों का मैं बोल चुका हूं, आप शुरू से सुनिएगा इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा टोल वालों का इलाज कैसे कराएं। अभी अभी शुरुआत है, अभी लोगों को समझ आना शुरू हुआ है। तो टोल पे जब हम लिखेंगे, बोलेंगे, चर्चा होगी, तो चर्चा का विषय बनने दीजिए। लाइव जरूर चलाइए, वहां लोगों को बताइए जरूर। लोगों को बताएंगे, जब आप लोगों को बताएंगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई अ, ऐसा भी कोई बात हो रही है, ऐसे भी कोई इशू होता है, ऐसे भी किया जा सकता है, इस तरह का भी कोई कानून है। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं है ना कि इस तरह का कोई कानून है, कि आप अगर पैसा डबल लेते हो ऑनलाइन की बजाय कैश देने पर, तो आपके ऊपर मुकदमा तक हो जाता है। अभी तो किसी को पता भी नहीं है। तो ये जब आप बताओगे तो लोगों में चर्चा का विषय चलेगा। उसके बाद टोल भी उखड़ेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जनमानस तैयार करें, पहले लोगों को बताएं कि आप कि लोग खड़े हों इसके लिए, और फिर उसके बाद लोग खड़े होंगे, उसके बाद में जनमानस तैयार होगा तो फिर इनको उखाड़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या है, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ये लड़ाई बड़ी क्रांतिकारी रूप धारण करेगी। वो लोग बड़े पछताएंगे जो इस लड़ाई में सीधे सीधे हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए खड़े होइए, दिलो जान से लगिए, मदद कीजिए। पेरेंटिंग पे हमारी किताब आ रही है, उसके लिए प्लानिंग कीजिए कि आप कितनी किताबें आप हमसे खरीद सकते हैं। वो मेरा पर्सनल, मुझे मदद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं बाहर मतलब हमको जब बाहर निकलना होता है तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को, अब जैसे बहुत सारे लोग, अभी मुझे एक साथी ने कहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का ही आदमी है, मेरे को बोलते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे, मैं उससे पूछ रहा था। वो बोला कि इतना खुलकर ये बोल रहे हैं और अभी तक जिंदा है। मतलब मैं इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का साथ में हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। अगर मैं मर जाता तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफत में होता, फिर मैं असली क्रांतिकारी होता उस भाई के हिसाब से। तो मैंने उसको कहा कि उसे बता देना कि अभी हम व्यवस्था के लिए खतरा नहीं बने हैं। जब हम व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे तब हमको इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता रहती है। आपने देखा कि राजीव भाई लोगों को जगा रहे थे, जब तक उन्होंने लोगों को जगाया तब तक उनको कोई, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि लाला ने भी उनको खूब मंच दिए अपने, और उन्होंने लाला रामदेव की खूब मतलब एडवर्टीजमेंट करी। जो राजीव भाई को जानते थे, जो राजीव भाई को समझते थे, उन लोगों ने लाला की एडवर्टाइजमेंट करके उसको बड़ा लाला बना दिया, बाबा को लाला बना दिया। अब जब उन्होंने भारत स्वाभिमान की घोषणा करी, देखा लाला ने कि भाई ये तो राजीव ही सबसे ऊपर जा रहा है, तो राजीव को उसी के सहयोगियों ने टपका दिया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है ना। कोई कोई ऐसा होता है, मतलब लोगों के अंदर जब ये चलते हैं, जब कारवां बनता है, तो उसमें कोई कोई ऐसा होता है जिसको बिना करे चाहिए सब कुछ। तो उस टाइम पे ये सब होता है। तो उससे बचने का एक ही रास्ता होता है कि आप अपनी प्रतिरूप तैयार कर दीजिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग ऐसे साथियों को समझा रहे हैं कि और कितने लोग तैयार किए जाएं ऐसे ऐसे। तो वो लोग तैयार करना इंपॉर्टेंट है, ताकि मालूम पड़े इस पूरे षड्यंत्र का कि देश के साथ क्या हो रहा है। लोग पैसे में, लालच में, लोग डर में, साए में रह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी लोगों को आसपास समझ आ रहा है। लोग टपक रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं ना, तो अभी उनको लग रहा है कि हाँ यार, अगली तो नहीं लगवानी चाहिए थी, और हमने तो ये दूसरी भी गलत लगवाई, हमने तो पहले भी गलत लगवाई। और मतलब ऐसे करके, और फिर ये सब चलता है। एक ये भाई बोल रहे कि जब वो ब्रिटेन गए तब से वो मुंह में दही जमा बैठे हैं, कहीं आप भी तो, मेरे भरोसे थोड़ी ना देश है भाई।
हमारे भरोसे थोड़ी ना देश चल रहा है, ना ही हम कह रहे हैं कि हमारे भरोसे रहो, ना हम कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप बोलना शुरू कर दो। अरे किसी के कोई चुप हो जाएगा, वो चुप हो गए तो हम थोड़ी हो गए। अभी हम चुप हो जाएंगे तो अगले वाले भी सारे चुप हो जाएंगे क्या? आप बोलना शुरू कीजिए, दूसरे लोग बोलना शुरू करो, जितना हो उतना बोलिए। कि एक आदमी के भरोसे रहोगे तो वो आदमी तो कभी भी टपक जाएगा, उसको तो सड़क पे कभी भी कर देंगे काम, नाम राम नाम सत्य। आदमी के भरोसे नहीं रहना है, और ना ही आदमी के कहने से चलना है। आप विचार को देखिए, उससे किसका लाभ होता है। ज्यादातर लोगों का लाभ होता है तो कीजिए वो काम, अगर किसी का नुकसान होता है वो मत कीजिए। आदमी को सपोर्ट नहीं करना है, आदमी का विरोध नहीं करना है। विरोध हो या सपोर्ट हो, विचार का करना है। इसलिए मैं तो आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपका ठेकेदार हूं या हम इस मुद्दे के ठेकेदार हैं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मेरा काम है एजुकेशन देना, तो मुझे जिस चीज का पता चलेगा मैं वो समझाऊंगा। आप उसको क्या समझते हो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। आप में से कोई साथी अगर मुझे कहेगा, अभी ग्रुप में आ जाएगा कोई साथी कहेगा कि भाई हम तो आप में राजू भाई को देखते हैं, आप कहेंगे राजू भाई का अवतार। हम नहीं है भाई, हम ये कहते हैं, मैंने उसको भाई को लिखा मैसेज किया कि भाई किसी को किसी का अवतार नहीं बनाना होता। अवतारवाद से तो मुझे वैसे ही चिढ़ है, और ना ही मुझे लिंक पॉसिबल है तो थोड़ा लंबा सेशन चलने दीजिए। लंबा सेशन चला देंगे, कोई बात नहीं है। अभी आपको जो हम रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चल करके आप अपने आसपास के लोगों को जगाइए, ताकि ये जो संख्या है ये बढ़ सके। जब ये संख्या बढ़ेगी, जब लोग बहुत हो जाएंगे, तब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। जैसे आज के टाइम पर अभी हम लोग एक पंचायत में गए हुए थे। अब पंचायत में गए हुए कुछ लोगों ने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने कहा कि हम कर सकते हैं, जनता सरकार मोर्चा परमानेंट सोल्यूशन कर सकता है। बोला कैसे कर सकता है? हमने कहा कि जनता ही सरकार है, और जनता की मर्जी के बिना सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, और जनता अगर कह दे तो सरकार को मानना पड़े। तो जनता कैसे कहे? हम जनता को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि जनता अगर अपनी बात कहना चाहती है तो ना हम सरकार के खिलाफ ना हम सरकार के साथ, हम एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, आप अपनी बात कहिए और वो बात जाएगी। मीडिया नहीं देगा, मीडिया चैनल्स नहीं करेंगे आपको सपोर्ट इस मामले में। तो फिर क्या हो इसका रास्ता? तो भैया फिर इसका एक ही रास्ता बनता है कि आप जनता को ये मैसेज दीजिए, जनता को समझाइए कि एक काम करते हैं, हर गांव से 10 आदमी अगर आ जाते हैं, सिर्फ 10 आदमी चाहिए हमको हर गांव से, वो 10 आदमी पंचकुला आओ, बैठो, हम आपको समझाते हैं क्या है षड्यंत्र। क्या आप हमारी ट्रेनिंग से मैं आपको अगर एक वीडियो बना दूं 3 घंटे की 4 घंटे की, क्या वो वीडियो हम लेकर के अपने गांव को दिखा करके गांव को नहीं जगा सकते? अगर हम अपने गांव को जगा सकते हैं तो अपने गांव से लोगों को तैयार नहीं कर सकते 10 लोगों को? हम कहां तक जाएंगे? हमारी तो लिमिट है ना कि इतने लोगों तक पहुंच सकते हैं एक दिन में। हम तो नहीं रुकते हैं, ना दिन में रुकते, ना रात में रुकते, ना सुबह ना शाम देखते, कुछ नहीं देखते हम तो। मतलब अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी कोई रैली नहीं है, हम फिर भी गांव गांव जा रहे हैं ना। अभी हम तो लोगों को बता रहे हैं, हम तो लोगों से कह रहे हैं कि आप जुड़िए, आप ये करिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने गांव को लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब जो साथी कह रहे हैं कि आपके जैसा हम नहीं समझा सकते, भाई इसीलिए ट्रेनिंग होती है कि उस ट्रेनिंग में से वो साथी निकल के आएंगे जो साथी उसको समझा सकते हैं। फिर हम उनको बताएंगे पूरा, और पूरा समझाएंगे, पूरा लिखित में देंगे, आपको किताबें भी देंगे। किताबें छपने के लिए भी पैसा चाहिए। अभी हम पेरेंटिंग पे एक किताब देना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करें कि 100% रोजगार उनके लिए अवेलेबल हो सके, पूरे गांव को रोजगार कैसे मिल सके, पूरा आप शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो उन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया नहीं है। आप नस्ल बचाओ रैली में हमने संदेश देने की कोशिश करी लोगों को, लेकिन वो संदेश लोगों तक पहुंचने के लिए मीडिया चाहिए। उसी दिन सरकार का एक सहयोगी भुंडू राम था, उसने रैली करके मीडिया वालों को, सोशल मीडिया वालों को यह कहा कि आप हमारा लाइव दिखाइए, आपको इतना पैसा मिलेगा।
और सारा मीडिया वहां चला गया। हमारे वीडियो को, हमारे रैली को कवर करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात है भाई साहब, सोशल मीडिया के लोगों को भी नहीं आने दिया गया। सोचिए, डीपीआरओ का फोन आता है सीएम हाउस से, उसी दिन मीटिंग रख देंगे वो कि सीएम की मीटिंग है, नहीं आएगा कोई मीडिया वाला उधर। इसलिए वो गांव तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए तो लोग चाहिए ना, वो लोग तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। हमारे पास वो टीम नहीं होगी तो हम उन लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाएंगे। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑलरेडी तैयार है कि हम पॉलिटिशियंस की गर्दन पकड़ सकते हैं। हमारी मर्जी के बिना एक कानून पास नहीं कर सकते। कोई भी कमेंट पास करते हैं वाहियात सा तो वहीं रगड़े जाएंगे, पर उसके लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको संख्या चाहिए, हमको लोग चाहिए। लोग हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने सपोर्ट करते हैं उतने से बात नहीं बनेगी। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी विचार को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में चर्चा का विषय बनना जरूरी है। और लोगों में चर्चा का विषय तब बनता है जब लोगों तक वो बात पहुंचती है, और लोगों तक बात तब पहुंचती है जब लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं और लोग विचार से सहमत होकर जुड़ते हैं। आपको एक बात पसंद आ गई, आप उस बात पर ही बैठे रहेंगे, उससे नहीं बनेगी बात। आपको विचार समझना पड़ेगा, आपको पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। आपको उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। अभी एक भाई बोल रहे हैं कि उसको कैसे पता ये सब हो रहा है, कि लोग पूछते हैं कि उसको कैसे पता सब हो रहा है। भाई आपको अपनी नजरें खोलनी होती है, बस कुछ नहीं करना है। वो अखबारों में, टेलीविजन में, मीडिया में सब बता। जैसे अभी आपको ये नहीं मालूम है कि जब दावोस में, स्विट्जरलैंड के अंदर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में योगी भी गया, उस अधिवेशन को मोदी ने भी यहां से संबोधित किया, उसमें राघव चड्ढा भी गया, उसमें केसीआर का बेटा भी गया, उसमें और बहुत सारे नेता गए। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम मुख्यमंत्री थे वो सब गए। तो आपने वो देखा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। फिर उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस किस कंपनी के आदमी ने क्या क्या कहा कि हम क्या करने वाले हैं, ये आपने कहां देखा। हमने उसको देख लिया, हमने सुन लिया, हमको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी बन चुकी है, इसलिए बता रहे हैं। और जो चीजें हो रही हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने आज से 10 साल पहले कही थी वो आज कर रहे हैं, जो वो आज बता रहे हैं वो 10 साल बाद करने वाले हैं। तो उनका तो रास्ता मालूम है कि वो ये सब करने वाले हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो सब करने वाले हैं। तो आप बचोगे कैसे। तो बचने का रास्ता भी तो बताना पड़ेगा ना। और उसके लिए अगर ये चीज एक दिन में बताने की होती, चुटकियों में समझाने की होती, चुटकियों में समझ आने की होती और समाधान होने की होती, तो कभी का समाधान हो गया होता। जो भगत सिंह के टाइम पर प्रॉब्लम्स थी वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज भी ज्यों की त्यों है। रुपया आज भी हमारा नहीं है। उनको आजाद हिंद रुपया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आजाद हिंद फौज क्यों बनाई, आजाद हिंद सरकार क्यों बनाई? क्योंकि ये सरकार हमारे देश के लोगों ने बनाई ही नहीं है। उद्योगपतियों ने बनाई है, पार्टियों ने बनाई है, पैसे ने बनाई है, ईवीएम ने बनाई है, ये लोगों ने नहीं बनाई है। लोगों की राय नहीं ली जाती है, लोगों से नहीं पूछा जाता है कि आप इसमें शामिल हो कि नहीं हो। आपसे पूछकर कोई कानून थोड़ी बनता है। अभी लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने से पहले आपसे पूछा थोड़ी कि आपको अपनी बेटी की उम्र किस उम्र में करनी है शादी। आपकी बेटी 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती है, लेकिन वो रखेल की तरह 16 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। बच्चे को परिवार नहीं रखता है तो उसको जिला प्रशासन रख लेगा, और उसको अगर अपने परिवार से डर लगता है, अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज कर देती है वो, और अगर उसको परिवार से डर लगता है तो सरकार उसका संरक्षण करेगी। ऐसा अरेंजमेंट करिए। मतलब सरकार लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि लड़कियों के लिए परिवार सुरक्षित जगह नहीं है और इनके जो बूचड़ खाने हैं वो सुरक्षित जगह है। क्या बात करते हैं। मतलब ये बड़ा समझ का, सोचने का विषय है कि सरकारें आपके सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
सरकार आपसे क्या करवाना चाह रही है, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपने इसको तरीके से नहीं समझा तो ये आपको रगड़ देंगे, और ये तैयारी पूरी कर रहे हैं। ये आपके बच्चों को बख्शने वाले नहीं हैं। इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि आप ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे। क्योंकि अलग अलग जगह पर जैसे जैसे मतलब इन क्रांतियां हुई, जैसे जैसे लोग उठे, जैसे जैसे लोगों ने विरोध दर्ज किया, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई हुई हैं। तो ये अपनी रणनीतियां बना के रखते हैं। आप अपनी रणनीतियां बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप नहीं बनाते हैं। अभी नवीन भाई बोल रहे हैं कि अपार आईडी के लिए स्कूल वाले बोल रहे थे प्रिंसिपल को कि नोटिस दे के हमने मना कर दिया। तो नोटिस दे के, हाँ तो मना कर दीजिए, साफ मेल कर दीजिए कि हमें नहीं बनवाना है, और गलती से भी मत जोड़ देना हमारे बच्चे के आधार कार्ड के साथ। आधार कार्ड नहीं देना ही नहीं है। आधार कार्ड तो कहीं पर भी, आधार का डेटा सबसे अनसेफ है। ये तो खुद जो मोतीलाल बोल चुका है 2014 से पहले। तो जो अगर आपको ताले तोड़ने हैं तो जो आप एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर के 10-12 दिन के बाद तोड़ दीजिए। एफआईआर तो पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। अब आप सोचिए, बैंक मैनेजर का फोन आ जाता है तो तहसीलदार भी दौड़ता है, डीसी भी दौड़ता है, प्रशासन भी दौड़ता है, पुलिस वाले भी दौड़ते हैं, सब दौड़ जाते हैं और दौड़ के भाग कर आते हैं गुलामों की तरह। लेकिन जब आपका आवेदन जाता है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहां से नहीं दिखाई देता है कि पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम ने। क्योंकि उनको यह मालूम है कि तनख्वाह जो है ना वो बैंकों के जरिए आ रही है। तो तनख्वाह चाहिए उनको, तो ना पैसा चाहिए पुलिस वालों को, तो वो चाहे जो भी दे दे उसके बदले में। तो पुलिस ये कह रही है कि आपको किराए पर अगर पुलिस चाहिए तो हम आपको वो भी दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। एक साथी बोल रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट एनजीओ वाले बोल रहे हैं कि जनता अंधी और लालची है, एडवांस तरीका सोचिए, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं भैया, हमें जल्दी कोई नहीं है, हमको जल्दी नहीं है क्रांति करने की। हमारा रोल जो परमात्मा ने दिया है हम वो अदा करने के लिए बैठे हैं। हम देश बदलने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे हाथ में नहीं है ये कुदरत जो हमसे बड़ी ताकत जो लगी हुई है उसको मालूम है कि किसके हाथ से करवाना है। ये हमारे हाथ से करना होगा तो देर से भी हो जाएगा, हमारे हाथ से नहीं होना होगा तो जितना मर्जी जोर लगा ले हम, जितने मर्जी कुछ भी बने रहें, कोई नहीं होने वाला। और जनता अंधी नहीं है, जनता पागल नहीं है, उसे पागल रखा गया है, उसको पागल बनाया जाता है। प्लानिंग के तहत जनता को ऐसा रखा गया है। आपके बच्चों को स्कूल में गुलाम रहना सिखाया जाता है। आपके बच्चे चुपचाप बातें मान ले ऐसा उनको बनाया जाता है। और ये प्रोग्रामिंग चलती है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रामिंग के तहत होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोग्रामिंग। ये इतना आसान नहीं है तोड़ना। और इसको तोड़ने के लिए आपके पास समझ के साथ साथ संगठन होना चाहिए, लोग होने चाहिए, लोगों की समझ डेवलप करनी पड़ेगी। लोगों की समझ रातों रात डेवलप नहीं होती है। मोबाइल उनको छोड़ना पड़ेगा, इंटरनेट उनको देखना पड़ेगा, उनको खबरें पढ़नी आनी चाहिए, उनको टीवी में इस फिल्म में क्या आपके दिमाग में घुसाना चाहते हैं इतनी अक्ल होनी चाहिए उनको। अखबार में कोई खबर आती है, उस खबर का मतलब क्या है, ये इतनी अक्ल होनी चाहिए उनको पढ़ने की। वो अक्ल देने का काम आपका वकील नहीं कर रहा है, टीचर नहीं कर रहा है, नेता नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। वो काम केवल जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। तो सोचिए आप कि एक तरफ तो 360 डिग्री उनको बेवकूफ बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और दूसरी तरफ एक अभियान चला रहा है जनता सरकार मोर्चा जो दिन रात उनको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है। इसलिए ये लाइनों में लगा करके आपके सारे दस्तावेजों को एक बार जोड़ दें, उसके बाद एक ही दिन में रगड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे कि लो अगली डोज लगवाओ, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बंद है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा सेफ जोन में रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि भाई शायद ये जो बंदा है ये शायद सारी क्रांति कर देगा या ये हमको बचा लेगा। बस यही सोच हमको बदलनी है।
जिससे रिलेटेड समस्या है उसको खुद उतरना पड़ेगा मैदान में, उसको खुद समझ होनी चाहिए कि अगर मेरा नेता मेरी बात नहीं कर रहा है तो उसको फटाक से नेता बोलना बंद करो, उसको बोलो कि निकल यहां से, तेरी जरूरत नहीं है, अदरवाइज बोलो। और रही बात जेएसएम के अपने स्कूल की, तो हम लोग एक बार हम किताब लॉन्च करके आपको बता दें कि हम कैसा स्कूल खोलना चाहते हैं। उसके लिए जब हमारे पास इतने सारे लोग हो जाएंगे तो हम स्कूल खोलेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 7,000 गांव हैं। कुंवर देवेंद्र सुराना बोल रहे हैं कि बताओ कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे भाई 2 साल से यही बता रहे हैं, आप सुनते ही नहीं हो। अगर आपने वीडियोज ही नहीं सुनी है तो फिर से बोलते रहेंगे हम। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया को अपने अधीन करना चाह रहे हैं, सारी चीजों के ऊपर अपना अटैक करना चाह रहे हैं, सारी चीजों के ऊपर ये चाहते हैं कि पूरा देश इनके ऊपर निर्भर रहे और इनके हिसाब से चले। और नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि जो भाजपा आई है 3 राज्यों में, 2030 में इसका क्या असर पड़ेगा। जो अभी ये इन राज्यों में जो सरकार बनी है बीजेपी की, इसके पीछे का प्रोपेगेंडा ये है कि एक तो इससे संदेश ये देना चाहते हैं उन लोगों के दिमाग में जो बेवकूफ लोग हैं समाज में, जो टीवी में आई हुई बातों को ही सच मान लेते हैं। उन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मोतीलाल जो है वो अभी भी बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए। और एक जगह पर कांग्रेस को देने का पीछे पर्पस ये है कि वो ये बता दें कि भैया अगर कांग्रेस ये बोलने लगे कि ईवीएम में सेटिंग है, तो ईवीएम में सेटिंग है तो फिर तुम्हारे को सरकार कैसे दे दी, फिर पंजाब में किसी और को सरकार कैसे मिल गई थी पहले पिछली बारी, और हिमाचल में किसी और को सरकार कैसे मिल गई। तो एक सवाल का जवाब रहता है इनके पास में। तो वो इसलिए एक तो दूसरी पार्टी को देना बनता ही था। और फिर राज्यसभा में भी इनको बहुमत बनाए रखना होगा अगर कानून उलझुल पार करने हैं, पास करने हैं। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोलेंगी, वो तो दूसरी वाली भी इसी की उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं। तो अल्टीमेटली जो रीजनल पार्टियां हैं उनको ये खत्म करने का प्लान बनाएंगे और ये जो स्पीड है ये बढ़ाएंगे जमीनों को हथियाने की, जो ये हाईवेज को बनाने की, एलिवेटेड रेलवेज की ट्रैक बनाने की। तो ये स्पीड बढ़ेगी। अभी लॉकडाउन लगने का प्लान है, ऊपर से एनवायरनमेंट तो खराब कर ही रहे हैं ये लोग। तो ये इसमें नरेंद्र भाई ये होगा बहुत जल्दी। हम लोग छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में मतलब ट्रेनिंग्स करने का प्लान कर रहे हैं। आप साथियों को जोड़ना शुरू कीजिए। मुझे लगता है 500 से 1000 के बीच के लोगों की ट्रेनिंग अपनी छत्तीसगढ़ में हो सकती है, रायपुर में, क्योंकि संदेश अब काफी लोगों तक खूब गया है। जनता जेएसएम का अपना कुछ चीजें हैं जो हम संदेश नहीं दे पाए रैली से, वो हम आगे कोशिश करेंगे अगला कोई संदेश देने का, लेकिन फिलहाल हम ये करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप एक और समझिएगा कि जो ये करना चाहते हैं इसके माध्यम से जो ये रिजल्ट आया है, इसका पर्पस क्या है, इसको समझने के लिए आपको 2009 और 2014 के चुनाव को समझना पड़ेगा। 2009 में जिस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, पद के उम्मीदवार थे, उस टाइम पर बीजेपी को मात्र 24% वोट मिले थे, या ये कह लीजिए उनको 24% वोट मिले थे। और जिस टाइम 2014 में मोतीलाल इस टाइम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था, उस टाइम पर 31% वोट मिले थे। मतलब पूरी कांग्रेस का विरोध होने के बावजूद, जिसमें कांग्रेसी ही कांग्रेस को गालियां दे रहे थे और भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर था, और अडानी के पैसे से सारा मीडिया सारे आंदोलनों को लाइव चला रहा था, चाहे लाला का मुद्दा हो, चाहे इसका ये अन्ना वाला आंदोलन था, इनको भी पूरा दिन रात दिखा के कांग्रेस के खिलाफ हवा बना रहा था। तो उस हवा के अंदर ये समझिएगा कि उसके बाद भी कांग्रेस मतलब सत्ता से जाने में इतना जोर लगा रही थी। अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी के होते हुए भी यूपीए की ही सरकार बनी थी। उसका रीजन क्या था कि जो भी सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके हाथ में उस ईवीएम की कमान रहती है, चाहे उसका मेंटेनेंस है, चाहे उसकी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग तो होती है इसकी, उस पर हम लोग अलग से प्रोग्रामिंग के लिए
अलग से वीडियो भी बन सकती है। उसमें तो दिल्ली विधानसभा में भी इसको दिखाया है प्रोग्राम करके, कुछ इंजीनियर्स ने भी दिखाया हुआ है इसको करके, और तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने प्रैक्टिकली देखा है, इसको प्रोग्राम करके भी देखा है, प्रोग्रामिंग के तहत भी हमने, क्योंकि मेरा तो इलेक्शन मैनेजमेंट का बहुत तजुर्बा रहा है, तो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी मेरी, ये जो निडर इंडिया है ये इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी ही है मेरी। निडर, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, ये 2016 में हमने बनाई थी। और 2016 के अगर आप मेरे फेसबुक का जो दूसरी आईडी है हिंदी वाली, देवेंद्र बल्हारा हिंदी में जो है, उसके अगर आप कवर पेज पे फोटो देखोगे तो पीछे जाओगे तो आपको वहां मिलेंगे। वहां 2-4 चोर लोग थे जिन लोगों ने उस टाइम पर धोखा दिया, वरना हम लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस तो फैला रहे थे। हम बता रहे थे कि ये पॉलिटिकल लोग किस तरह से आपका बेवकूफ बनाते हैं, हम जैसे लोगों का दिमाग किराए पर लेकर के। तो इसलिए हम जनता के बीच सीधे आए कि देखो तुम्हारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये किसी भी कंपनी को हायर करते हैं, वो कंपनी आपके दिमाग को चेक करके बताती है कि इनको ये चाहिए, और उसी हिसाब से ये अपने भाषणों में पेल देते हैं। आपको क्या चाहिए ये आप तय नहीं कर रहे हो, ये मीडिया तय कर रहा है, ये चैनल तय कर रहे हो। तो वो लोगों को जगाना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये था। तो 2009 में जब 24% वोट आता है, तो 2014 में फिर 31% वोट आया। उस टाइम पर पब्लिक के अंदर पूरी तरह से एक लहर थी कि हमको कांग्रेस को वोट नहीं देना है, और एक ऑप्शन नजर आया और फिर उसको वोट दिया, तब जाकर 31%। इसका मतलब उस टाइम भी कांग्रेस ने सेटिंग की हुई थी। अब 2019 में भी यही था, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा था जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, और लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि ऑप्शन क्या है। और रविराज जी जुड़े हुए हैं। रविराज जी, अब आप कॉल करिएगा थोड़ी देर में, जब मैं इसको लाइव को खत्म करूंगा हम बात करते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग शेड्यूल फिक्स करते हैं। आपको मैं अभी बुलाता हूं बड़ी जल्दी। अभी हम काम करेंगे जिस पर हम बात कर रहे थे। अब ये थी बात कि उस टाइम पे कांग्रेस, मतलब जब बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो लोग कंफ्यूजन में थे कि दें कि ना दें। इसी तरह से 2019 में लोग कंफ्यूजन में थे कि ऑप्शन क्या है, और वो ऑप्शन कंफ्यूजन में थे नहीं, उनके सामने बार बार बयान देकर इनके लोग कंफ्यूजन में डालते हैं लोगों को। जो इनका स्लीपर सेल है, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले जो लोग आपके लोकल बीच में बैठे घुसे होते हैं, आपके बताइए आपको कौन कितने गंदे लोग हैं, वो समाज में जहरीले नाग की तरह घुसे हुए हैं। और उसमें जब जब लोग बताते थे, वो बताते रहते हैं ऑप्शन क्या आ गया ऑप्शन। वो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि भाई अगर कैंसर है उसको ऑप्शन नहीं ढूंढा जाता कि दूसरी बीमारी कौन सी होनी चाहिए। जो बीमारी है वो बीमारी है यार, उसको उठा के फेंको। इसमें ऑप्शन का क्या रोल होता है, उसको फेंको पहले, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक जब तक कंफ्यूजन में रहेगी तब तक आपको इससे निजात नहीं मिलेगी। मतलब आपके सामने एक ऑप्शन आए, या तो जो कि आना बड़ा मुश्किल है, जो कि बड़ा नामुमकिन जैसा है, एक ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन बड़ा टफ होता है ना भाई, तो वो एक टफ ऑप्शन आना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए जनता सरकार मोर्चा, भाई क्या बात कर रहे हो यार मंजीत, क्रांति शुरू कर दी है, लेकिन बीच में हमने नहीं करी क्रांति शुरू, हम तो बात बता रहे हैं यार, हम आपको समझा रहे हैं। हम कौन है क्रांति शुरू करने वाले, और हमारे भरोसे थोड़ी क्रांति करने चलोगे यार, किसी के भरोसे थोड़ी करनी है, यही तो समझा रहे हैं हम। उल जलूल के क्वेश्चंस भी कुछ भी लिख देते हो यार, ये कोई बात होती है? ये सवाल नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है, सवाल नहीं है। हमारे भरोसे मत करना कुछ भी, नाम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, हमारे भरोसे नहीं करना भाई, अपने भरोसे करना। तुमको लगे तुम्हें ठीक ये करना है इसलिए करना, इसलिए नहीं करना कि मैंने कहा था। मैं अपनी बात रख रहा हूं, मेरी बात सही लगे तो अपने एरिया में जाकर अपने लोगों को जगाना है। हम केवल आपको समझाएंगे, आप आइए, हम आपको समझाएंगे, पूरी समस्या बताएंगे, समस्या के समाधान का तरीका बताएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो मदद करेंगे। लेकिन हम क्रांति के ठेकेदार नहीं हैं। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं,
और हमारे ऊपर ये बोझ लादने की जरूरत नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम जहां हमारा रोल तय होगा वो करेंगे। हम इस बोझ को लेकर के, हमें आपसे लाभ थोड़ी लेना है कि आपका फायदा उठाया और भाग लिए तो हम आपको कहेंगे हम बचाएंगे तुम्हारे को। हम नहीं बचाने वाले हैं, आप अपने आप को खुद बचाओगे भाई। और हमारे भरोसे नहीं करने का, किसी ने भी नहीं करने की जरूरत है। हम किसी को धोखे में रखकर नहीं करना चाहते। जब भी कोई इसी व्यक्ति के ऊपर आप बोझ डालोगे, वो व्यक्ति थक जाता है। कितने दिन अब बोझ ढोएगा किसी की उम्मीदों का? हम नहीं ढोने वाले हैं किसी की उम्मीदों का बोझ। हम तो वो करेंगे जो हमको ठीक लगेगा। हम एक तरह से एक टॉर्च बियरर का काम कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इधर कुआं है, इधर खाई है, ये गलत है, ये सही है। आपको लगता है हम ठीक कह रहे हैं, बात मानिए। आपको नहीं लगता, आप मत मानिए। 2020 में भी हमने बोला कि भाई तुम ये मत लगवाओ। लोगों ने कहा ये बड़ा साइंटिस्ट बना फिरता है, इसको ज्यादा मालूम है, इसकी मानी तो पागल हो जाएंगे, इसकी मानी तो मारे जाएंगे। जिन्होंने मानी वो आज, कुछ लोग तो हमको कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो आपकी बचाई हुई है, कुछ लोग कहते हैं आप सही कहते थे, कुछ लोग अब कहते हैं हमने गलती कर ली। तो भैया हमें जो ठीक लगेगा हम तो वो बताएंगे ना। प्रदीप ने कर दिया हमारे कहने से काम। कोई नहीं, उसके तो जिम्मेदारी हम ले लेंगे भाई। प्रदीप भाई उसका तो है हमारे पास इलाज, उसका तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये थी कि जब तक पब्लिक कंफ्यूजन में रहेगी तब तक सत्ताधारी पार्टी का वो रहेगा। मेरे पीछे 50-60 बंदे हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी गारंटी दीजिए ना। फिर भाई मेरी गारंटी मत देना, आप अपनी गारंटी दो कि हम नहीं बिकेंगे, हम नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं बिकोगे तो फिर हम भी नहीं बिकेंगे, ये गारंटी है। अगर हमारे साथ में जुड़ने वाले लोग अगर चोर हुए, कौन कह रहा है अपना पल्ला झाड़ रहे हो? कौन कह रहा पल्ला झाड़ रहे हो? और भाई ऑर्गेन डोनेशन ट्रांसप्लांट एनजीओ, पल्ला तो आपका मालूम भी नहीं आप कौन है, आप हमको बता रहे हो। ठीक है ना? तो आप हमसे पूछ रहे हो पल्ला क्या झाड़ना है? हम कौन है बताओ ठेकेदार बनने वाले भैया? और हमने कब कहा था शुरुआत में कि हम आपको ये करेंगे? हमने तो ये कहा था आपकी लड़ाई है, आप आगे चलिए, हम आपका साथ देंगे। जब हमारी लड़ाई होगी, मैं होगा तब होगा। लोग तो 2005 में गलत बता रहे, जब मिड डे मील का सरकार की तरफ आपके पैसे वो तो छोड़ो, उसका तो क्या था। भाई आप उनकी बातों को हमें बताइए, हम उनके जवाब देंगे आपको। आप अपने सवाल यहां लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। जो राजपुरोहित भाई है, और सवाल क्या देना है, आप अपने सामने जो हो रहा है उनका जवाब दे दीजिए। वो जो जवाब देते हैं वो हमको बताइए, हम उसके जवाब देंगे फिर आपको। और फिर ट्रेनिंग में आइए ना, फिर हम ऐसा कोई एक लाइव भी चला करेंगे, यकीनन हम चला करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था, जिस बिंदु के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, वो ये था कि अगर हमको लोगों को सच में ऑप्शन देना है तो हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा पॉलिटिकली भी। जैसे मान लो हमने एक आइडिया निकाला था कि आप पॉलिटिकली कैसे ऑप्शन अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर हमारे पास यहां पर रैली के अंदर अगर यहां लाखों लोग होते, हजारों लोग तो आ गए, लेकिन अगर यहां लाखों लोग होते तो हम आपको एक मैसेज देते यहां से, जो हम प्लान कर रहे थे कि 2024 में चुनाव है और लोग हमसे ऑप्शन पूछेंगे कल को कि हमें किसका पॉलिटिकली हमारे क्या विचार हैं। तो अभी तो हम इस पोजीशन में है कि हम आपको कहेंगे कि जो आपको अपने आसपास अच्छा आदमी लगता है उसको वोट कीजिए। आज के टाइम तो ये सिचुएशन है। लेकिन यदि मान लीजिए ये शिव कुमार बुड़बक बोल रहा है कि बाकी टीचर, डीएम, एसपी, आईएएस मूर्ख हैं और ये कह रहा है कि भारत के लोगों को खा गया। हम तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। हाँ तो रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या है? नहीं,
भाई देखो ना, आरएसएस जो है वो अपने किसी भी आय और व्यय का खर्चा का ब्यौरा सरकार को नहीं देता है, फिर बताओ कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए ये जो ब्यौरा देना है, रजिस्टर्ड होना है, ये नहीं है। अभी बोला कि हम साथ नहीं, आप अपने दम पे करो, तो फिर कुछ समझा रहे हो, फिर कुछ समझा रहे हो। किसने कहा हम साथ नहीं है? हमने कहा हम ठेकेदार नहीं है। ये बिना मतलब की चर्चाओं पे शायद आप पहली बार आए होंगे, या फिर आपको मालूम ही नहीं होगा हम क्या बात कर रहे हैं। 2 साल से जो बात बोल रहे हैं हम वही बात बोल रहे हैं, और नए आदमी आते हैं हमारी बातचीत का फ्लो ही बदल देते हैं। कुछ भी आकर के कुछ भी करो, चलो चालू हो जाते हैं यार। भैया जी, बात का मतलब समझिए कि कौन आदमी किसका क्या कर सकता है। मैं क्यों करूंगा आपके लिए कुछ भी? आप बताइए, क्यों करूंगा? आपने जो एनजीओ खोल रखा है, आप क्यों करेंगे किसी के लिए? आपको लोग डोनेट करेंगे तब जाकर के आप काम करोगे ना। अगर आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट से चंदा मांगोगे ना, पहले आपको मिलेगा फिर आप दोगे। आदमी काम करते हैं, ठीक है ना। और वो काम करने के पीछे लॉजिक एक ही है कि उसकी एक्सेप्टेंस आए बात की। अब हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमको एक बात का पता चला है, वो बात हम बता रहे हैं। और जो शिव भाई है, ये मैंने बात नहीं समझा, मैं समझा नहीं। मुझे शुरू में मुझे लगा भाई कि आप ये कह रहे हो कि वो तो सारे इंटेलिजेंट हैं और इन लोगों को ही सारा पता है, लेकिन फिर बाद में मैंने पूरा पढ़ा तो पता चला आप ठीक कह रहे हो, आपने जो लिखा वो सही था एकदम। जी नमस्ते। अभी कोई ना चंदा लोगे आप, चंदा भी ले लोगे, कोई वो थोड़ी है। अपने दम पर कौन आदमी कितना ही कर पाता है। मैं इस विचार के ही बिल्कुल खिलाफत में हूं कि किसी आदमी को तकलीफ है और मैं उसको पैसे पकड़ा दूं, या मैं उसके लिए कोई सामान दे दूं, या मैं जाकर उसको पढ़ा दूं। मैं उस विचार के ही खिलाफ हूं। मैं किस विचार के लिए काम कर रहा हूं कि भाई जो व्यवस्था में गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सिर्फ आपने या मैंने कोई एनजीओ बनाया, मैं जहां तक पहुंच पाऊंगा केवल उन्हीं का लाभ होगा। फिर बाकियों का क्या कसूर है जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, या जो हम तक नहीं पहुंच पाए? ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आप ये कह रहे हो कि आप ऐसा क्यों करते हो, मैं ये कह रहा हूं कि भैया हम ये ठेकेदार नहीं है कि हम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा? हम ही क्यों करेंगे आगे आकर के? बाकी के लोग करेंगे ना। तो बिंदु ये था कि हम जो संदेश देना चाह रहे थे कि भाई अगर आप ज्यादा लोग अगर हमारे पास होते तो, और हम लोगों को ये कॉल दे देते कि आप एक काम कीजिए, आप अपने गांव से, मतलब हर गांव से आप हमको 5 आदमी दे दीजिए जो आपको लगता है चोर नहीं है, जो व्यभिचारी नहीं है, जिनके कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे कि गड़बड़ क्या हो रही है समाज के अंदर, गलतियां क्या हो रही हैं, जो हमारे देश को लूटा कैसे जा रहा है, वो संदेश हम देंगे। वो बताने के बाद आप विधानसभा में जाकर कैसे ठीक कर सकते हो, वो संदेश हम देंगे, वो ट्रेनिंग हम देंगे। और उसके बाद उन लोगों में से, चाहे एग्जाम लेकर, चाहे उनकी सच्चाई का परख करके, चाहे उनके बिहेवियर को देख के, चाहे उनकी एक्टिवनेस को देख के, या जितने लोग उनको एक बहुत शानदार तरीके से उनमें से एक आदमी छांट करके हम फिर विधानसभा में भेजें, और विधानसभा में जाकर फिर वो हमारे ऐसे काम करे जैसे नेताजी यहां पर दिख रहे हैं ना आपको, जनता सरकार मोर्चा का स्लोगन इसमें लोगों में जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बैल बनने को तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा भेजा जाए। उसके बदले में उसे जिंदगी भर पेंशन मिलेगी 5 साल नौकरी करने के बदले में। उसके बदले में उसको 5 साल के बाद में उसको विधायक माननीय का दर्जा भी मिल रहा है, उसको इज्जत मिल रही है बेशुमार, हर जगह एक्सेस मिल रहा है, दुनिया जहान के लोन मिल रहे हैं, विदेश के ट्रिप मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो 5 साल में उसको नौकरी, 5 साल समाज के लिए देने हैं उसे। मतलब क्या है कि 5 साल
वहां जाने से पहले उसको अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना है, समाज उसके लिए काम करेगा। जब वो अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च कर रहा है तो उसे पैसा कमाने की भी होड़ नहीं है। आप 5 साल सेवा कीजिए, जिंदगी भर पेंशन लीजिए। लेकिन वो मैसेज देने नहीं दे पाए हम। तो अभी इस मैसेज अगर पूरे गांव गांव पहुंचाना है तो हर गांव में हमारे पास आदमी तो होने चाहिए कि ग्राम सभा का आयोजन करना है, उस ग्राम सभा के आयोजन के लिए संदेश ही देना है। मान लो कि आप अपने गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर लीजिए, वो संदेश नहीं जाएगा हर गांव तक, तो कैसे ग्राम सभा का आयोजन होगा अगर ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा तो। फिर इसी तरीके से हम ये कह रहे थे कि अगर हर गांव से 10 आदमी आकर के एक जगह पर बैठकर चिंतन मनन करते हैं और पंचायत करते हैं तो वो उसमें हर गांव का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हर गांव उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर भी वो कोई बात नहीं है। कुछ लोग आ जाएंगे, एक जगह से ज्यादा लोग आए, एक जगह से कम लोग आए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर इस तरह से दूसरे बिंदु एक और चीज होती है कि मान लो हर गांव से 10 आदमी आने का भी प्रोसीजर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अगर लोग जागे हुए नहीं है तो उनके लिए आप अगर मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं और कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो बिगाड़ देंगे उसको। जैसे मोतीलाल क्या कर रहा है, वो भरमा रहा है लोगों को, उसको वो ऐसा बता रहा है लोगों को कि सरकार आपका बेहतरी करना चाहती है और इसलिए सरकार और इसलिए जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को भी सरेंडर कर रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी सरेंडर कर रही है। तो हम लोग ऐसा बहका करके, बहला फुसला करके कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते। हम असल में चाहते हैं कि देश के लोग असल में जागरूक होकर के वो अपने हकों हकूक की लड़ाई लड़ सकें। और उसके लिए हमारे को लोगों को जगाना पड़ेगा। अब गांव गांव जाना पड़ेगा और गांव में पहुंच बनाने पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत जल्दी हम एक कार्य योजना शुरू कर रहे हैं। अलग अलग एरियाज में जो लोग जुड़े हैं वो हमको मदद करेंगे और बड़ा जल्दी हम इस पे 7,000 गांव हैं। अगर हमने 100 टीमें तैयार कर दी तो 7,000 गांव में पहुंचने के लिए हमें मात्र 70 दिन चाहिए। मतलब रोज अगर एक गांव में भी जाएंगी टीमें और रोज अगर 2 गांव में जाएंगी तो हमें 35 दिन चाहिए मात्र। रोज अगर 3 गांव में चाहिए तो सोचो आप, तो पूरा हरियाणा कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डेडिकेटेड लोगों की टीम, ट्रेंड लोगों की टीम जो गांव में जा सके। अब उसके लिए हमको अगर 100 गाड़ियां दौड़ानी है तो हमको एक्सपेंसिव चाहिएगा, 100 गाड़ियां चाहिए। 100 गाड़ियों में अगर हम लोग 2,000 रुपए का भी डीजल उसमें डालते हैं 100 गाड़ियों में भी, तो 2 लाख रुपए का तो डीजल हो गया ना। तो मतलब खर्चा तो होगा ना उसके अंदर ना। तो वो वक़्त फाउंडेशन वाला आपके पास है जो मदद कर सकते हैं, जो इसमें नहीं आ सकते हैं वो हमको वैसे मदद कर दें। नहीं होगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे। जितना जा पाएंगे उतना जा रहे हैं। आपकी मदद होगी, ज्यादा जा पाएंगे। किसी का कोई व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ है नहीं, हम समाज के लिए ही कर रहे हैं, सिंपल सा है। जो हमारा स्कूल है वो हम लोग 2025 में हम लोग उसके लिए निकलने वाले हैं। 24 का जो साल है वो मैंने जागरण के लिए रखा हुआ है कि हम लोग 2024 के चुनाव तक जितना भी राजनीतिक अवेयरनेस लोगों में फैला पाएंगे, जितनी भी सामाजिक अवेयरनेस हम लोगों में बता पाएंगे, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा रास्ता है लोगों तक संदेश देने का। अभी हम लोगों को यह बता रहे हैं कि आपके नेता ने जब कोरोना के टाइम पर, वैक्सीन के टाइम पर, जब लॉकडाउन के टाइम पर आपको सच बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपको उन्होंने सच बताया था तो वो आपका सच्चा नेता है। अगर उसने आपको झूठ बोला था, अब तो आपको मालूम है ना झूठ क्या था सच क्या था, तो अगर उसने झूठ बोला था तो अब उसको जूते पड़ने चाहिए। चाहे वो कितना ही फेमस हो, चाहे वो 4 बार का मुख्यमंत्री हो, चाहे 6 बार का मुख्यमंत्री हो, उसको जूते पड़ने चाहिए गांव से। उसको गांव में घुसने ही नहीं देना चाहिए। और सच्चे लोगों की कमी नहीं है समाज के अंदर, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम ठेकेदार नहीं है। हम ही क्यों गारंटी लें कि हम ही सबसे अच्छे हैं। आप अपने आसपास के सच्चे लोगों को निकालिए ना भाई। देखो 2 चीजें होती हैं। जो आदमी आपके पास आकर भिखारी बनता है और कहता है अपनी वोट मुझे दो, वो भिखारी को आप अपना राजा कैसे बना सकते हो यार। जो आदमी सच्चा होगा, जो आदमी दिल का अच्छा होगा, जो आदमी ईमानदार होगा, जिसे चोरी नहीं करनी है, वो आपके सामने भिखारी बनकर
वोट क्यों मांगेगा? वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपने गांव में कि ये 5 लोग, ये 10 लोग, ये 15 लोग ईमानदारी की मिसाल हैं, इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इन लोगों के आगे जाकर पूरे गांव को खड़ा होकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा कि तुम लोग आओ हमारे लिए और लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो जो आदमी आपके पास जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए खर्च कर रहा है, आपको ऐसा लगता है। ये तो मतलब बड़ी नासमझी वाली बात हो गई ना भैया, कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वो आपके लिए नहीं कर रहा है ना, वो अपने लिए कर रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है ना। और जब वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है तो फिर वो आपके लिए क्यों? इसलिए आपको जो समझना है वो ये समझना है कि भाई जी आप देखिए क्या हो रहा है। हम उन ईमानदार लोगों को निकाल कर लाएंगे, हम उन ईमानदार लोगों को समझाएंगे कि भाई आओ, आप हमारे आगे खड़े हो, आप हमारे रहनुमा बनो। और हम जैसे लोग जिनको थोड़ा बहुत समझ है, इन षड्यंत्रों की समझ है, हम जैसे लोग जो लोग इन चीजों को समझते हैं, हमको विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा से बाहर रखें। मतलब हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर रखें ताकि हम वो सवाल पूछने वाला जज्बा हमारा परमानेंट बना रहे, ताकि हम सवाल पूछते रहें। और वो सवाल पूछने वाला जज्बा खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं बिना सरकार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पूछ रहे हो शायद। अरे सरकार अपने हिसाब से काम करे, वो व्यवस्था बनानी है। ट्रेनिंग में आओ, बाकी सारे सवालों के जवाब वहां पूछे जाएंगे। इसमें तो एक संदेश देना होता है। वीडियो भी बहुत लंबी बन गई शायद। मैं तो वैसे ही लाइव आया था सिर्फ आपको टोल टैक्स के बारे में जानकारी देने के लिए, लेकिन और लोगों तक भी बात पहुंचे तो मैंने सोचा कि बातचीत को और लंबा कर लिया जाए। कुछ साथियों के सवालों के जवाब हो गए, ये अच्छी बात है। लेकिन असली बात यह है कि राजेश सूर्यवंशी पूछ रहा है 1906 का, इधर 96 नहीं है, 1906 का कॉइनेज एक्ट 2011 में कैसे खत्म हो गया? 2011 में उन्होंने कॉइनेज एक्ट 2011 बना के ये कह दिया, जैसे दूसरे कानूनों में कहते हैं ना कि भाई जो पिछले वाले कानून है सारे नल एंड वॉइड हो गए। इनके बाप का राज नहीं है, यही तो लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है ना भाइयों। रोहित पाल बोल रहे हैं कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। भाई गधे सुनने को तैयार नहीं है, लोगों को तो बात समझ में आ रही है। जितने लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, बस आप सारे लोग सुन तो रहे हो। तो आप लोग नहीं है क्या? आप अपने आप को भी लोग मानने से मना कर देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। गधों को नहीं समझ में आएगा ना। जो लोग बनते जाएंगे, हम लोग जानवर से मतलब इंसान बने ऐसा कुछ थ्योरी बनाते हैं, तो आदमी से वापस जानवर भी तो बन रहे होंगे ना कुछ लोग। तो वापस जो आदमी बनने वाले हैं तो वो शुरू होगा। योजना के पोल, जगमग योजना के पोल गड़ने से तो गांव को जगाना पड़ेगा ना भाई। ये जगमग योजना के पोल नहीं है, इन पे 5G के रिसीवर्स लगने वाले हैं। घर घर तिरंगा के पोल और जगमग योजना वाले पोल, ये 5G के टावर्स के लिए है। 24 आवर सर्वेलेंस, हर गांव को शहर की तर्ज पर सर्वनाश करने की दिशा में काम करना मुख्य पर्पस है। डिस्टरबेंस आ रही है ऐसा बोल रहे हैं। ये निकाल के देखता हूं। अभी ठीक होगा, देखिए। तो ये जो मतलब पर्पस है, इनका पर्पस ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी की चीजें आपको ट्रेनिंग में समझ आएंगी। आप ट्रेनिंग में आइए, ज्यादातर लोगों को जोड़िए। आप ट्रेनिंग का मैसेज ग्रुप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में आया हुआ है। अभी मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा, वहां भी आप डाल दीजिएगा, कोई साथी यूट्यूब पर भी इसको ट्रेनिंग के मैसेज को। जितने अभी यूट्यूब पर 7 बज गए हैं, वहां एक वीडियो लाइव होनी थी मेरी, उस पर आप उस वीडियो को भी आप कनेक्ट होइए, उस वीडियो को भी आप देखिए लाइव में। क्योंकि हमारा तो देखिए, आप ही हमारे मतलब प्रचार करने वाले लोग हैं।
हमारे लिए तो लोगों को संदेश देने का यही एकमात्र रास्ता बचता है कि हम अपनी बात किसी तरह कह दें। सभी लोगों की लिस्ट है गांव में, तो आप गांव में ट्रेनिंग करना चालू कीजिए। अगर आप अपने गांव में भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं हमारे से, और 5 गांव पूरे करने हैं, बहुत ही बढ़िया है, आप करिए। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना ही आपकी ताकत बढ़ेगी। सिंपल सा बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको लोग इकट्ठे करने और कोई और आदमी उसका फायदा उठा जाए। आप अपना मतलब अपने लोगों को बताइए कि अपनी टीम तैयार करो। अपनी जब हम टीम तैयार करेंगे ना, तो बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, और फिर आपके पास वो ताकत सहेज कर रखनी है। हमारा टारगेट है कि गांव के पास वो ताकत रहे। तो बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, आप शेयर कीजिए जितना हो सकता है, लोगों को बताइए, लोगों को जगाइए, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, और दूसरे राज्यों के साथी अपने अपने राज्यों में ट्रेनिंग्स करना शुरू कीजिए। और ऐसे ही टीम बनती रहेगी, और एक दिन हम लोग सरकारों को बता पाएंगे कि ये जो जनता है यही असली मालिक है, यही हमारा पर्पस है। हमको जंगल भी बचाने पड़ेंगे, हमको जो आदिवासी लोग हैं जो रहते हैं, उन आदिवासियों को के हकों के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जंगल उजाड़े जा रहे हैं, और गांव के लिए स्पेशली लड़ना पड़ेगा। गांव को उजाड़ करके किसी तरह से ये विस्थापित करना चाह रहे हैं, हर आदमी को उसकी मूल जगह से विस्थापित कर रहे हैं। बिहार का आदमी दिहाड़ी करने के लिए हरियाणा आ रहा है, हरियाणा का आदमी दिहाड़ी करने के लिए शहर में जा रहा है, गांव का आदमी, शहर वाला आदमी बड़े शहर में जा रहा है, वो वाला आदमी विदेश में जा रहा है। तो हर आदमी की जड़ें काटी जा रही हैं, और जिस आदमी की जड़ काट दी जाती है वो आदमी फल फूल नहीं सकता है। देखो आप, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो आदमी अपना गांव छोड़कर आया था, उसने शहर में आकर कोठी तो बना ली होगी, उसने बड़ा पैसा तो कमा लिया होगा, लेकिन आज उसकी औलाद नशा कर रही है, उसकी औलाद बेरोजगार घूम रही है। मतलब एक बार मेहनत करी और सब खत्म। अब ऐसी मेहनत करनी है कि अगली पीढ़ी गुलाम ना हो, कर्जदार ना हो, भाईचारा ना टूटे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो रेवाड़ी वाले अपनी तैयारी करें, रेवाड़ी में ट्रेनिंग करते हैं। आप कुलदीप का नंबर इसमें दिया होगा, करणपाल का नंबर दिया होगा, उस ट्रेनिंग वाला जो मैसेज है उसमें भी साथियों के नंबर होंगे। आप जुड़िए उन लोगों के साथ में, वो आपको जिले की टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे। आवेदन किसी का लगा हुआ है तो उस पर चर्चाएं भी, आप ट्रेनिंग में आइए, वहां पूछिए, वहां जवाब देंगे। तो जितना हो सकेगा हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उस बोझ को, उस काम को, उस मेहनत को आप सारे लोग मिलकर के अगर करेंगे तो वजन एक आदमी के ऊपर या एक टीम के ऊपर नहीं पड़ेगा, और वजन नहीं पड़ेगा तो लंबे समय तक हम इस लड़ाई को जारी रख पाएंगे। अगर कुछ लोगों के ऊपर ही सारा वजन डालते रहेंगे तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा, मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप हिस्सा बनिए इस क्रांति का, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमको नहीं। हम तो अपने हिस्से का काम कर ही रहे हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन अपने एरिया में हमारी जहां जरूरत पड़े हमें बुलाइए और अपने एरिया के लोगों को जगाइए। जागना ही एकमात्र इसका समाधान है। समझ ही समाधान है, ना समझ ही समस्या है, बस ये समझ लीजिए। जैसे ही लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि समस्या क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा कि समाधान क्या है। क्योंकि अगर इलाज से बेहतर परहेज होता है, और अगर उनको यह पता चल जाए कि इसका कारण ये है, उस कारण को गांव से खदेड़ने में मिनट नहीं लगेगी गांव वालों को। इसलिए पहले संख्या पर फोकस कीजिए, लोगों पर फोकस कीजिए। जितने अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे उतनी ही शानदार रिजल्ट के साथ हम लोग समाज में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अपने लालच में, अपने फायदे के लिए, अपनी भूख में, अपने वासना में अगर हमने गंदे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो समस्या हो जाएगी। कुलदीप भाई का नंबर, तबरेज कुरैशी पूछ रहे हैं, कुलदीप भाई अपना नंबर लिख दीजिए आप इसमें, वो लिख देंगे। और बस करते हैं इस पे, लंबाई चर्चा हो गई। टोल टैक्स से शुरू हुई थी,
और बहुत सही बातों तक जुड़ गई। फिर भी बहुत अच्छा रहा आपसे जुड़ करके, और फिर अगली वीडियो में फिर जुड़ेंगे। आप अपने सवाल जो है इसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उन सवालों की ही वीडियो बना देंगे हम आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।